इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी हाफ ईयरली का है ये। और ये पेपर है केवीएस 1 दिल्ली कैंट का। ये एग्जाम का देख सकते हो आप, ये 2024-25 का है। तो केवीएस में क्या होता है कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट होती है, तो जो पेपर हमने लिया हुआ है ये मॉर्निंग शिफ्ट का है। तो ऐसे इवनिंग शिफ्ट का भी पेपर मेरे पास आ चुका है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये पूरा जो पेपर है इसके हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब 20 एमसीक्यूज के यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग चेक करेंगे। बाकी मैं पेपर आपको यहाँ पे कंप्लीट दिखा दूंगा क्या क्या उसमें आए हुए हैं, और आप अपने तरीके से उसको सॉल्व कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं समझ में आएगा और किसी डाउट होगा तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना, मैं उसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको दे दूंगा। तो चलिए हम लोग इसके देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से और उसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, ये होता है 2। इसका फैक्टर कर दोगे तो 2 रहेगा। एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर जो कि स्मॉलेस्ट होगा और ऑड होगा, तो वो होता है 9। तो इसका फैक्टर करोगे तो हो जाएगा 3 × 3, मतलब 3 का स्क्वायर। तो जब एलसीएम लिखोगे तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 2 × 3 का स्क्वायर, मतलब 2 × 9, मतलब 18। तो पहले का आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, p दिया हुआ है यहाँ पे 12a² b⁴ और q दिया हुआ है 20a⁴ b⁴, तो कह रहा है कि इनका एलसीएम बता दो। तो सबसे पहले तो 12 और 20 का फैक्टर कर लो, बाकी नंबर से कोई मतलब है नहीं, उसको बाद में देख लेंगे। इसको लिखोगे 2 × 2 × 3, इसको लिखोगे 2 × 2 × 5, यही है। यानी ये हो गया 2⁵2 × 3, ये हो गया 2⁵2 × 5। अब एलसीएम में आप जानते हो यहाँ पे जितने भी आपको नंबर दिख रहे होंगे प्राइम फैक्टर में, उनको लिखना होता है विद देयर मैक्सिमम पावर। यहाँ पे 2 दिख रहा है मैक्सिमम पावर 2 के साथ, एक 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, ये आ जाएगा 60। तो 60 तो नंबर साथ में आएगा। और यहाँ पे जो ए और बी दिया हुआ है इसके एक्सपोनेंट को चेक करना है और एलसीएम में बड़ी पावर लिखनी होती है। तो ए का पावर 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो ए के पावर 3 लिखना पड़ेगा, मतलब बड़ा वाला पावर। ऐसे बी में पावर 4 यहाँ पे है, पावर 3 यहाँ पे है, तो आपको ये पावर 4 लिखना पड़ेगा, बड़ा वाला पावर। अब ये ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है, वही आंसर होगा। ये आपको डी दिख रहा होगा, तो इसका आंसर है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। कह रहा है कि 196 का जो प्राइम फैक्टर लिखोगे, जो फैक्टर्स हैं उनके एक्सपोनेंट का सम क्या होगा। तो चलिए 196 को सबसे पहले फैक्टराइज करिए। 2 से कट करोगे तो 9, 8, फिर 2 से करोगे तो आ जाएगा 49, ये 7 से हो जाएगा कट, यानी कि इसका फैक्टर हो गया 2⁵2 और 7⁵2। एक्सपोनेंट का सम हो जाएगा 2 + 2 मतलब 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5। कह रहा है कि ऐसे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनका जो सलूशन होगा वो -2 और 5 होगा। तो ऐसे तो इनफिनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन हो सकते हैं, इसे लिख देना है इनफिनाइट। क्वेश्चन नंबर 5, if one zero of the quadratic polynomial this is 6 then find the other zero। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है, कह रहा है कि इसका एक जीरो है 6, तो दूसरा जीरो बता दो। तो हम लोग इसके दो जीरो को लिख देते हैं एल्फा बीटा। तो आपको मालूम है एल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। एल्फा मान लीजिए 6 है और बीटा मान लो आपको बताना है, तो यहाँ से b लिखोगे तो ये हो जाएगा 5 और a यहाँ पे है 1। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 - 6, मतलब ये वैल्यू आएगी -1। तो आंसर लिख दोगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस। मैंने आपको इसको बार बार बताया हुआ है कि जब दो आपको इक्वेशन दिया जाएगा और दोनों में वेरिएबल रहेगा सेम, तो उस कंडीशन में जब इनका लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करते, और जब ये कहीं कट नहीं करेंगे तो जीरोस कितने आ जाएंगे, 0, मतलब कि नो सोल्यूशन। तो आपको लिख देना है नो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, for which value of p will the line represent by the following pair of linear equation be parallel। यहाँ पे कह रहा है कि p की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये लाइन पैरेलल होगा। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं, तो हम लोग यहाँ से पहले पैरेलल के लिए कंडीशन लिखेंगे।
तो वो होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 की वैल्यू है यहाँ पे 3, a2 की वैल्यू है 6, ये इक्वल हो गया। b1 की वैल्यू है -1 एंड द वैल्यू ऑफ b2 इज -2 एंड इट इज अगेन इक्वल टू -5 एंड -p। ठीक है। अब ये पैरेलल लाइन है तो ये नॉट इक्वल रहेगा, इसको नॉट इक्वल कर दिया। ठीक है, p की वैल्यू बतानी है तो इसको रिलेट कर लो किसी से भी, इससे रिलेट कर लो चाहे तो दूसरे वाले से, तो इसी से कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p आएगा इज नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, मतलब अगर पैरेलल लाइन आपको चाहिए तो p की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए। p की वैल्यू अगर 10 होगी तभी ये पैरेलल लाइन आएगा, मतलब इस 10 के अलावा p का वैल्यू कुछ भी आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10, मतलब 10 नहीं आना चाहिए, कोई भी रियल वैल्यू इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल, यहाँ पे रियल एंड इक्वल बोल दिया है, तो कह रहा है कि अब बता दो रिलेशन क्या होगा। तो आप जानते हो कि जब रियल और इक्वल रूट्स आता है तो डिस्क्रिमिनेंट होता है 0, यानी b² - 4ac इक्वल टू 0 मीन्स b² इक्वल टू 4ac। तो अगर यहाँ से ac लिखोगे तो क्या लिखोगे, 4 आके इधर डिवाइड कर देगा तो हो जाएगा b²/4। ये ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लो, सी वाला दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी दिस इज, यहाँ पे एक एपी दिया है, ये कह रहा है कि इसका फोर्थ टर्म बता दो। 18 को आप लिख सकते हो 3√2, इसको लिख सकते हो 5√2, इसको लिख सकते हो आप 7√2। अब अगर किसी को समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसा क्यों लिख दिया तो समझ सकता है इस तरीके से, इसको लिखेंगे 9 × 2, 9 का 3 हो जाएगा बाहर। सेम ऐसे इसको लिखेंगे 25 × 2 और 25 का 5 हो जाएगा बाहर। सेम ऐसे इसको लिखोगे 49 × 2, 49 का 7 हो जाएगा बाहर। ठीक है, तो अब अगर इस एपी को ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2√2। तो 2√2 इसके अंदर ऐड कर दो तो अगला आ जाएगा 9√2। बस हो गया आंसर, फोर्थ टर्म यही है। अगर कुछ और आगे का टर्म पूछता तो फिर हम लोग एपी का फॉर्मूला लगा लेते। ये नेक्स्ट वाला ही पूछा था इसलिए इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 9√2 ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो इस रूट के अंदर हम 9 को जब भेजेंगे तो 9 अंदर स्क्वायर फॉर्म में जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 81, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा √162। तो ऑप्शन चेक कर लोगे, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस कह रहा है कि सेम। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन एपी इज -1, एक एपी का फर्स्ट टर्म है -1 और दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म है -8। तो कह रहा है कि दोनों के फोर्थ टर्म का डिफरेंस बता दो। ठीक है, दोनों का हमने कॉमन डिफरेंस डी लिखा हुआ है, तो इसका A4 लिखोगे तो आएगा a + 3d। a की वैल्यू -1 प्लस हम 3d लिख देते हैं। ऐसे इसका A4 लिखोगे तो हो जाएगा a + 3d, जहां पे इसका a है -8 और प्लस d सेम है इसलिए 3d इसका भी लिख देंगे। अब हम लोगों को करना है डिफरेंस। अब डिफरेंस में हम लोग A4 पहला वाले में से A4 दूसरा वाला माइनस कर देंगे, तो लिखोगे -1 + 3d माइनस -8 + 3d। इसका साइन चेंज होगा तो फिर ये हो जाएगा -1 + 3d प्लस 8 - 3d। ये -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 7। इसलिए अब आपको आंसर लिख देना है यहाँ पे 7, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्राइएंगल ABCDE पैरेलल टू BC, इफ AD दिस, AE दिस, BD दिस, CE दिस, तो कह रहा है कि वैल्यू x बता दो। चलो पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये रहा हमारा ट्राइंगल ABC और BC के पैरेलल एक लाइन है यहाँ पे DE। ये लाइन इसके पैरेलल होगा और पैरेलल होगा तो ये BPT को फॉलो करेगा। AD की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 4x - 3, AE की वैल्यू दिया हुआ है 8x - 7, BD की वैल्यू है 3x - 1
और EC की वैल्यू है 5x-3। ठीक है, तो यहाँ पे हम बीपीटी लगाएंगे, मतलब साइड का रेशियो हम लोग सेम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो AD का रेशियो DB के साथ बराबर होगा AE का रेशियो EC के साथ। दैट्स वाई वी कैन राइट एज 4x-3/3x-1 इट इज इक्वल टू 8x-7 डिवाइडेड बाई 5x-3। अब इसको कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 20x² माइनस 15x माइनस 12x प्लस 9। इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 24x² माइनस 8x माइनस 21x और प्लस 7। ठीक है, अब ये हो गया 20x², इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -27x प्लस 9 इक्वल टू ये हो जाएगा 24x² माइनस 29x प्लस 7। अब सबको एक तरफ कर दो, तो 24x² इसको इधर भेजोगे तो माइनस होगा, तो आएगा 4x²। 27x को इधर भेजोगे तो आके इधर प्लस होगा, ये माइनस साइन पहले से है इसलिए -2x आएगा, और ये इधर आके हो जाएगा -9 मतलब कि -2। ठीक है, यानी इक्वेशन हमारा बन गया 2x² माइनस x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। दो का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस माइनस करने पे -1 आना चाहिए, तो 2 और 1 हम लोग यूज करेंगे। तो 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1। 2x कॉमन कर दिया तो x माइनस 1 आ गया, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन करेंगे x माइनस 1, तो x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, 2x प्लस 1 एक फैक्टर, तो x की दो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, एक 1 और एक -1/2। अब चेक कर लो, यहाँ पे 1 वाला हम लोग सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF सच दैट AB, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो कह रहा है कि देन रेशियो ऑफ साइड्स विल बी, तो रेशियो ऑफ साइड बताना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दोनों में एंगल ये वाला बराबर दे रखा है। ठीक है, तो अब इनके साथ जो दो साइड है उनका रेशियो आपको सेम दिखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 2/3, ये वाला भी 2/3 होना चाहिए, 4/6 को कट करोगे 2/3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो सिमिलरिटी है वो आपका होगा ट्राई एंगल ABC सिमिलर टू ट्राई एंगल वर्टेक्स A के बराबर D है, B के बराबर यहाँ पे E है, और C के बराबर F। ठीक है, अब इसी साइड से हम लोग रिलेशन लिखेंगे, तो अगर AB/DE आप लिखोगे तो AC के साथ यहाँ पे DF आना चाहिए। ठीक है, DF आया नहीं है इसलिए हिसाब चलेगा नहीं। सेम ऐसे ही अगर आप AB के साथ DE लिखोगे तो AC के साथ यहाँ पे DF आना चाहिए, वाला दिख रहा है, तो यही सही हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे C वाले को पढ़ो तो C वाला जो है ना वो B जैसा ही दिया गया, बस हमने AC को इधर करना है और DE को इधर। ठीक है ना, ये दोनों ऑप्शन सेम है। ठीक है, अब ये स्कूल में देख रहे हैं लोग क्या करेंगे, लेकिन ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा क्योंकि दोनों सेम ऑप्शन है, फिर ये भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी उल्टा करके लिखा हुआ है, AC के साथ यहाँ पे DE नहीं आएगा, ये DE इधर होना चाहिए, DF इधर होना चाहिए, ये तो मान लो गलत है। ये दोनों ऑप्शन सेम है, दोनों आंसर हो जाएंगे, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। आपको रेशियो बताना है, लाइन जो यहाँ पे ज्वाइन हुआ है उसमें वर्टेक्स A है 2 एंड -3, और ये है 5 एंड 6, और ये एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है, और जब एक्स एक्सिस पे डिवाइड होगा तो आपको मालूम है y की वैल्यू होगी 0, तो x की अपनी कुछ वैल्यू होगी और y 0 होगा। और अगर आपको रेशियो बताना है ना तो बीच में कोई एक पॉइंट आपको पता रहेगा, उसी से रेशियो निकल जाता है, दोनों पॉइंट जानना जरूरी नहीं होता। तो y यहाँ पे पता है तो इसी y से हम लोग इसका रेशियो निकाल देंगे, और रेशियो जब बताने जाओगे तो रेशियो हमेशा यूज करना आप लोग K/1, इससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो जब यहां से आप y लिखोगे मतलब 0 इक्वल टू, तो आपको y के साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो लिखोगे आप 6k-3/k+1। अब k+1 इधर भेज दोगे तो 0 ही रहेगा, तो हो जाएगा 6k-3 इक्वल टू 0, 6k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3/6 मीन्स 1/2। तो जो यहाँ पे रेशियो है वो है 1:2, ये होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, if x equal to r sin theta and y equal to r cos theta then the value of x square plus y square is।
तो अगर यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करोगे तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और वाई स्क्वायर लिखोगे तो फिर लिखोगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को यहाँ पे जोड़ना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर को कर देंगे कॉमन, दिस वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ऑप्शन चेक कर लो, ये बी वाला सही। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15। इफ 4 sec थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज। अब यहां से अगर आप लिखोगे sec थीटा तो ये आ जाएगा 5/4। अब या तो इसको आप ट्राइंगल से सॉल्व कर लो या फिर आप आइडेंटिटी सॉल्व कर लेना। मैं भी इसको आइडेंटिटी से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब sec का रिलेशन डायरेक्ट किसके साथ है, tan के साथ है, तो हम लोग tan यहां से निकालेंगे फिर उसको उल्टा कर देंगे तो कॉट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, रिलेशन क्या है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा तो होगा ये sec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। sec की वैल्यू है 5/4, इसका स्क्वायर करके -1 करना है, ये हो गया 25/16 -1। इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा आपका 9/16। ये वैल्यू है tan स्क्वायर की, तो जब tan थीटा लिखोगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3/4। तो 3/4 है tan थीटा की वैल्यू। आपसे पूछा हुआ है कॉट थीटा, और कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 4/3। 4/3 चेक कर लो, इधर तो नहीं दिख रहे हैं, ये रहा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 16। द हाइट ऑफ अ टावर इज 12 मीटर। एक टावर यहाँ पे है, इसकी हाइट हो गई 12 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शेडो, मान लो ये शेडो बन गया, इसकी लेंथ पूछ रहा है, इसको x लिख दिया। और सन एल्टीट्यूड है 45, ये वाला जो एंगल होता है हमेशा इसको सन एल्टीट्यूड बोलते हैं हम लोग, ये 45 डिग्री। तो tan 45 इक्वल टू होगा 12/x। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 12/x यानी x इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। आप याद रखना कि जब भी tan 45 यूज करोगे तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों हमेशा सेम आते हैं। ये तो मैंने बस कैलकुलेशन आपको दिखाने के लिए लिख दिया, अदरवाइज इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये हो जाएगा 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17। From an external point Q, the length of the tangent to a circle is 5 centimeter and the distance of Q from the center is 8। यहाँ पे एक सर्कल है, इसके एक्सटर्नल पॉइंट Q से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है इस तरीके से, और इसको सेंटर से जोड़ा भी गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो सेंटर से Q का डिस्टेंस है वो है 8 सेंटीमीटर, और जो टेंजेंट है उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है रेडियस बता दो, ठीक है। अब आपको मालूम है कि टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है और रेडियस का, वो 90 डिग्री हमेशा होता है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, यानी कि जो ओ क्यू है वो हाइपोटेनस है। तो जो ओ क्यू का स्क्वायर होगा ये बराबर होगा रेडियस का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लो, 8 का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 64 माइनस 25 इक्वल टू आर स्क्वायर, आर हो जाएगा √39। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 18। इफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑन वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर। ये आपके बुक का प्रॉब्लम है। दो कंसेंट्रिक सर्कल बना लिया इस तरीके से, कह रहा है कि एक का जो कॉर्ड है दूसरे के ऊपर टेंजेंट है, ये टेंजेंट बना दिया एक के ऊपर। यहाँ पे एक का रेडियस कह रहा है 4 सेंटीमीटर और एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको 4 लिख दिया और ये वाला लिख दिया 5, ठीक है। तो कह रहा है कि आप इस कॉर्ड की लेंथ बता दो। तो यहाँ पे ए बी आपको बताना है, सबसे पहले हम ए सी निकालेंगे फिर उसको डबल कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इसी कॉर्ड के ऊपर जब आप सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर तो हमेशा उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल से ए सी निकालोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट में, ये हो जाएगा 9 मतलब 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर होगा कौन, ए सी। तो जब ए बी लिखोगे तो इसका डबल हो जाएगा मतलब 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद दो एसर्शन रीजन होंगे,
तो assertion में पहला कह रहा है कि if the point A 4, 3 and B this lie on the circle with center O, then the value of x is 0. और रीजन कह रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कार्ड ऑफ द सर्कल। अब जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो सारे कार्ड का मिड पॉइंट होगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड होता है मतलब डायमीटर, उसी का सेंटर मिड पॉइंट होता है, बाकी किसी का मिड पॉइंट नहीं होगा। तो ये तो हो गया फॉल्स। अब इस एसर्शन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आप सर्कल के ऊपर कह रहे हैं कि दो पॉइंट है, और उन दोनों पॉइंट को हमेशा हम डायमीटर का एंड मानेंगे, जरूरी तो नहीं है। इसको हम लोग एंड नहीं मान सकते हमेशा। और अगर इसको आप एंड पे नहीं रखोगे तो आपको वहां पे सॉल्व करना पड़ेगा पॉइंट ओ को इक्वल डिस्टेंस पे यूज करके। तो वहां पे एक्स की वैल्यू 0 नहीं आएगी, 2 आएगी। तो उसके हिसाब से तो ये गलत हो गया। लेकिन अगर हम इसको इस एंड पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे जब x निकालोगे तो आप लिखोगे 2 इक्वल टू 4 प्लस एक्स बाई 2, तो यहां से x 0 आ जाएगा। अब यहां बोला हुआ है कि इफ पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल। अब ये सर्कल पे पॉइंट डायमीटर वाला यूज करोगे तब भी आएगा, इसलिए अभी हम इसको मिड पॉइंट से सही बोल दे रहे हैं, अदरवाइज इसको हमेशा हम सही नहीं बोल सकते। ठीक है, अब इसको अगर हम फॉल्स बोलेंगे फिर ऑप्शन मैच नहीं करेगा, इसलिए भी इसको हम ट्रू बोल देते हैं। ठीक, तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स। जब भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है और बोलता है कि दो पॉइंट लाई करते हैं सर्कल के ऊपर, तो उसको डायमीटर का हमेशा एंड आपको नहीं मानना है, क्योंकि वो पॉइंट सर्कल पे कहीं पे भी हो सकता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का एसर्शन है द वैल्यू ऑफ के इज 2 इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 2/3। यानी यहाँ पे x की वैल्यू 2/3 यूज करके k की वैल्यू 2 आनी चाहिए। अगर आएगा तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो यूज कर लीजिए 6 मल्टीप्लाई 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 इक्वल टू के। 6 इंटू 4/9 माइनस 2/3, ये कट कर दिया, 3 3 जा 3 2 जा, ये हो गया 8/3 माइनस 2/3, 6/3 मतलब 2। यानी कि पहला वाला जो असर्शन है वो ट्रू। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज 2 रूट्स, ये भी सही है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। ठीक है, ये भी ट्रू लिख देंगे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसके साथ कोई रिलेशन है नहीं के साथ, इसलिए हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन तो एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया पूरा आपका एमसीक्यूज। अब बाकी सेक्शन के प्रॉब्लम मैं आपको दिखा देता हूं, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर किसी प्रॉब्लम में किसी कोई डाउट होगा आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। तो ये है सेक्शन बी, जिसका क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 ये रहा, 24 यहाँ पे ऑप्शन के साथ है ये, और 25। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का 26 और 27 ये रहा। उसके बाद ये है 28 जो कि ट्रिगो से है, उसका ऑप्शनल भी दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31 ये दिया हुआ है। उसके बाद सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 है ये। उसके बाद है ये उसका ऑप्शनल है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, 34 और इसका ऑप्शनल, ये 3 प्रॉब्लम, जिसमें ये क्वाड्रेटिक से है 33 वाला, और ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो से। फिर उसके बाद है ये सेक्शन ई, जिसमें केस बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 एन आसन इज अ बॉडी पोस्चर, ये कुछ उस पे है, एक्सरसाइज पे बेस्ड फिगर दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आप देख लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, ये भी आपका केस बेस्ड होगा, और ये सारे एपी से है, इसको देख लीजिएगा। फिर 38 ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, इसको देख लीजिएगा, इसका क्वेश्चन ये रहा। ये है कंप्लीट यहाँ पे पेपर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे किसी प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।